सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले उनका प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले बात अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की करते हैं। 8 साल के अंतराल के बाद चीन दौरे पर पहुंचे हैं ट्रंप। बेटा और बहू भी उनके साथ हैं और अगर इनकी कूटनीतिक तौर पर देखें तो इस दौरे को कैसे देखना चाहिए? देखिए, दो महाशक्तियां आपस में मिल रही हैं, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। नंबर 1 और 2 की बहस हो सकती है, लेकिन सारी दुनिया ये मानती है कि पहले टॉप 2 मुल्क, दो बड़ी महाशक्तियां चीन और अमेरिका ही हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, 8 साल बाद चीन के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं, उनके साथ उनका बेटा और उनकी बहू भी हैं। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि ईरान जंग रुकवाने में चीन की मदद नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई व्यापारिक बातचीत के ऊपर ही उनकी चीजें फोकस रहेंगी। शी जिनपिंग का भरोसेमंद जो इलाका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीजिंग कैपिटल, वहां पर उनको रिसीव किया गया और उनको चीनी उपराष्ट्रपति हॉन जेंग ने रिसीव किया है। जो मैं आपको बता दूं, हॉन जेंग पिछले साल जब ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार ये खबरें हैं कि कई सारी डील्स, व्यापारिक डील्स हो सकती हैं दोनों नेताओं के बीच में। इसमें व्यापार, ताइवान, रेयर अर्थ मिनरल्स, एआई और ईरान के युद्ध के मुद्दों पर भी चर्चा तो होगी, हालांकि ट्रंप ने बेशक से नकारा हो। 2017 के बाद ये पहला दौरा है और 15 मई तक बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, स्कूल की बच्चियों का भी देखा आपने। अमेरिका के 17 बड़े कारोबारी भी चीन में मौजूद हैं, उसमें ट्रंप के साथ एलन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक, बोइंग सीईओ समेत और भी, जैसे जेनसन हुआंग और एनवीडिया कंपनी के जो जेनसन हुआंग है, उनको छोड़ के बाकी तो लगभग 17 बड़े जो कारोबारी हैं वो चीन पहुंचे हैं। खैर, इस दौरे में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोइंग विमान डील हो सकती है। चीन 500 बोइंग 737 मैक्स, 100 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और कई जो वाइड बॉडी विमान है वो खरीद सकता है। अगर करार हुआ तो इतिहास का सबसे बड़ा जो एयरप्लेन सौदा इसको अपन कह सकते हैं। इसके अलावा मतलब जो बातचीत है इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की बात बहुत जरूरी इस पूरे बातचीत में होगी। उसका रीजन ये है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की जो प्रोसेसिंग का काम अमेरिका को उसकी बहुत सख्त जरूरत है, तो उसके ऊपर भी निगाह रहेगी। ट्रंप चीन जाने वाले 8वें राष्ट्रपति बने हैं। रिचर्ड निक्सन, जेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फिर एक बार फिर बराक ओबामा 2 बार गए और डोनाल्ड ट्रंप गए, तो और दूसरी बार अब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में डोनाल्ड ट्रंप गए और अब दूसरी बार जा रहे हैं। खैर, यही है कि स्टेट आज जो चीनी राष्ट्रपति हैं जिनपिंग ट्रंप को स्टेट डिनर देंगे। स्टेट डिनर उनके उसके लिए आयोजित किया गया है। अब ये सिर्फ डिनर नहीं होगा, आपको भी पता है कि क्योंकि महत्वपूर्ण कारोबारी और जो वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण मेहमान इसमें शामिल हैं, तो खैर आपको पता है कि बहुत सारी डील होंगी। ट्रेड टैरिफ के ऊपर भी काफी विवाद रहा था, तो उसके ऊपर भी मेरे को लगता है कि बातचीत होगी। ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ, तो उसको लेकर बातचीत होगी। हथियार बिक्री को लेकर बातचीत होगी। शी जिनपिंग से 11 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार पैकेज पर बात करेंगे। ट्रंप रेयर अर्थ मिनरल्स का जैसे हमने बात की कि उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, चिप्स, डिफेंस इंडस्ट्री उसके लिए बहुत जरूरी है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर भी है। और आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स और जितने भी ऐसे जो युद्ध के लिए चीजें अभी खर्च हुई है अमेरिका की, तो उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग की जरूरत तो पड़ेगी। देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स
दुनिया के पास होंगे, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग उनको उपयोगी बनाने में चीन बड़ी महारत हासिल चीन को है। और एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच में हालांकि कंपटीशन भी है, लेकिन देखते हैं कि किस किस्म का बातचीत होगी, किस किस्म की बातचीत होगी। खेती-बाड़ी को लेकर, सोयाबीन को लेकर भी बातचीत हो सकती है। और ईरानी तेल खरीदने पर चीन का अमेरिका से विवाद रहा, तो शायद उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत कोई बात हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य मुद्दे मेरे को लगता है कि इस अहम बातचीत में हो सकते हैं। और इससे हम आगे बढ़ें तो आज खबर एक दुखद भी सामने आई, अखिलेश यादव के भाई और मुलायम यादव के छोटे बेटे प्रतीक का निधन हो गया। हाँ, प्रतीक यादव का आज निधन हुआ है। और प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं, यानी कि वो मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। और आज उनकी 38 साल की उम्र में मौत हो गई। उनकी जो उनकी पहली पत्नी थी मुलायम सिंह यादव की, उनसे अखिलेश यादव पैदा हुए थे। और जो प्रतीक यादव हैं वो बेसिकली उनके पिता तो कोई और रहे थे। उनकी जो जो दूसरे पिता मुलायम सिंह रहे, क्योंकि जो दूसरी शादी मुलायम सिंह ने की थी, वो एक तलाकशुदा औरत से की थी, और उसमें प्रतीक उस तब तक हो चुके थे। तो खैर प्रतीक को यादव परिवार से काफी सम्मान मिला। इवन जो पहले प्रतीक गुप्ता थे, लेकिन खैर मुलायम यादव से उनकी माता की शादी होने के बाद उनको प्रतीक यादव सरनेम मुलायम सिंह यादव ने उनको दिया। और बिल्कुल जितनी जायदाद अखिलेश यादव को दी, उतना ही हक प्रतीक यादव को भी मिला था। वो फिटनेस बिजनेस में थे, और लखनऊ की सबसे बड़ी जिम चलाते थे, और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, फॉर्मूला 1 रेसिंग से जुड़े हुए थे। और काफी अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए थे। अपनी पत्नी से काफी तंग थे, क्योंकि जो उनकी पत्नी है अपर्णा, वो बीजेपी में शामिल हो गई थी, और लगातार मुलायम यादव के परिवार पे अखिलेश यादव के ऊपर और अखिलेश यादव के ऊपर काफी निशाना साधती रहती थी। खैर कार्डिक अरेस्ट से उनकी मौत मानी जा रही है। पोस्टमार्टम कराया गया है। उनके बॉडी के ऊपर चोट के 6 निशान भी हैं, और विसरा सुरक्षित रखा गया है। तो काफी इसको लेकर हलचल भी हुई। जो उनकी पत्नी थी अपर्णा यादव, वो वहां पर मौजूद नहीं थी, और 4-5 घंटे बाद वो वहां पर पहुंची। अखिलेश यादव के अलावा जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी योगी आदित्यनाथ, वो भी उनकी डेड बॉडी देखने के लिए पहुंचे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अपर्णा यादव के करीबी माना जाता। अपर्णा जो प्रतीक की वाइफ है, वो बीजेपी में है, और उनको योगी आदित्यनाथ ने ही शामिल करवाया था। तो खैर मतलब अब कार्डिक अरेस्ट की बात किसी को भी हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो काफी जाने माने फिटनेस फ्रीक थे, काफी वो मेहनत करते रहते थे। तो अभी इसमें बहुत सारे मेरे को लगता है कि चीजें होंगी, कई सारे विवाद, कई सारे एंगल निकल कर सामने आएंगे। जी। और हम इससे आगे बढ़ते हैं तो बात पेट्रोलियम मिनिस्टर के बयान की करते हैं। पेट्रोलियम मंत्री बोल रहे हैं कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल है, 45 दिन का एलपीजी स्टॉक है। पीएम की बातों का मनगढ़ंत मतलब ना निकाले। वैसे आज पीएम ने भी अपने मंत्रियों के साथ बैठक की है और बोला है कि अपने काफिले छोटे किए जाएं, सरकारी खर्च कम किया जाए। देखिए संडे को जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, उसका बहुत सारा असर देखने को मिला। आपको पता ही है कि लगातार मार्केट गिर रही है, और इन्वेस्टर्स के तकरीबन 19 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो चुके हैं लोगों के। स्मॉल कैप मिड कैप बड़े परेशानी में है। आज हरदीप पुरी कह रहे हैं कि जो पैनिक है, उस पैनिक की करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 60 दिन का कच्चा तेल है, 60 दिन की एलएनजी और 45 दिन की एलपीजी का स्टॉक है। सप्लाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर अब एक तरफ प्रधानमंत्री कुछ बयान दे रहे हैं, और उनके जवाब में हरदीप पुरी कुछ बयान दे रहे हैं। तो ये अफरा तफरी तो मतलब मेरे को लगता है कि मचनी ही थी। खैर यही है कि और हरदीप पुरी ने आपको थोड़ा वेस्ट एशिया में जो संकट चल रहा है, उसमें जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां, उनको अपना समर्थन दिया है। कह रहे हैं कि जो कंपनियां, उनको काफी नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है, और ये घाटा 1,98,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। यानी कि आपसे जैसी बात है कि उन्होंने जो इशू उठाया है, तो अब बहुत दिन है नहीं, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको डीजल और पेट्रोल के बड़ी कीमतें देखने को मिलेंगी।
और काफी इसको लेकर मतलब बातचीत हो ही रही है ऑलरेडी। मुझे लगता है कि देखिए जो हरदीप पुरी कह रहे हैं उसके लिए काफी देर हो चुकी है। उसका देर होने का कारण इस वजह से है क्योंकि 3 दिन से लगातार जो नुकसान है मार्केट में वो हमें देखने को मिल ही रहा है और मार्केट काफी टूटी है। हम लोग बड़े बड़े परेशान हैं। 19 लाख करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। भारतीय इन्वेस्टर्स के सुहा हुए हैं और लोगों में पैनिक भी है। गांव में भी मैं बात कर रहा था तो क्योंकि जून का महीना आपको पता है धान लगाने का महीना होता है, तो सब लोग डीजल को स्टोर कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि चुनाव होने के बाद खत्म हो चुके हैं 5 राज्यों के और अब ये तेल की कीमतें भी बढ़ाएंगे। तो खैर ये हरदीप पुरी काफी लेट आए हैं। जी जी। और हम इससे आगे बढ़ते हैं खबरों में, तो हरियाणा के ये निकाय चुनाव कैसे रहे हैं? देखिए हरियाणा में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं। 3 शहरों में मेयर, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत। यहाँ पे नगर निगम है, यहाँ पे मेयर बनाए गए। यहाँ पे 3 के 3 जगह पे जो बीजेपी के मेयर जीते हैं। लोकल बॉडीज में हम ये अक्सर देखते हैं कि सूबे में जिसकी सरकार होती है उन्हीं के ही जो मेयर वगैरह वो चुने जाते हैं। कांग्रेस खाली रही है। और इसके अलावा बात करें तो जो नगर काउंसिल थी वहां पर काउंटिंगें अभी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहां पर भी लगभग हर जो लोकल बॉडीज में हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी बढ़त बना रही है। और जो पंचकुला में हालांकि जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं सुधा भारद्वाज, उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में चोर दरवाजे बनाए हुए थे और अंदर मशीनों की सीलें टूटी हुई थी। खैर काफी इसको लेकर चीजें हो रही हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने लोकल बॉडीज के चुनाव में भी बीजेपी की जीत के ऊपर ट्वीट कर दिया है, तो ये भी एक बड़ा अजीब मामला है कि छोटे छोटे चुनाव जो होते हैं उनको लेकर भी बीजेपी के जो लोग हैं वो काफी अति सक्रिय रहते हैं। और नरेंद्र मोदी ने मतलब काफी उत्साह दिखाते हुए ट्वीट किया है। सोनीपत में राजीव जैन जीते हैं, श्यामलाल बंसल पंचकुला में जीते हैं और अक्षिता सैनी अंबाला से जीती हैं। जी जी। और इससे आगे बढ़े तो बात तमिलनाडु की भी करते हैं। वहां पर विजय अपनी सरकार का फ्लोर टेस्ट पास करा के निकले हैं। हो गया है उनका टेस्ट पास के मेरे पास बहुमत है। हाँ, जो विजय हैं विजय थलापति तमिलनाडु के सीएम, उनका फ्लोर टेस्ट पास हो गया है। फ्लोर टेस्ट तो ठीक है, पास होना ही था उनका। एक उनके बारे में कल जो खबर थी वो बड़ी अजीब थी कि उन्होंने अपने ज्योतिष को ओएसडी बना दिया। हालांकि 24 घंटे के अंदर अंदर उस ज्योतिष को ओएसडी पद से हटा दिया गया। वो एक ज्योतिष थे राधन पंडित, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि इस बार एक्टर जो है विजय थलापति वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसी की खुशी में उन्होंने उसको ओएसडी बना दिया था। पर बहुत उनको अंधविश्वासी होने का तगमा मिलते ही वो घबरा गए और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो ओएसडी था उसको हटा दिया, तो ज्योतिष को हटा दिया। देखिए 118 विधायकों की वोट चाहिए थे, लेकिन 144 वोट मिले हैं। एआईएडीएमके के 25 विधायक उनके साथ आए हैं। डीएमके ने वॉकआउट किया है, यानी कि स्टालिन की पार्टी ने तो वॉकआउट किया है। इसी के साथ 144 जो विधायकों का सपोर्ट टीवी को मिला है, काफी बड़ा सपोर्ट मिला है। एक तरफ आप याद करिए कि जो गवर्नर हैं उनके चक्कर लगवा रहे थे अपने घर के और उनको शपथ नहीं दिलवा रहे थे। दूसरी तरफ जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उनको बहुमत से बहुत बड़ा नंबर उनके साथ है। कांग्रेस से लेकर सीपीआई, सीपीएम, वीसीके, आईयूएमएल सब ने उनका सपोर्ट किया है। और जो बागी गुट के एआईएडीएमके के 25 बागी नेता थे उन्होंने भी उनका समर्थन किया है। तो खैर फाइनली जो विजय है वो सक्सेसफुल हुए हैं अपनी सरकार बनाने में, खुद को मुख्यमंत्री रख पाने में। उनकी सरकार धड़ल्ले से तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। जी जी। और इसी के साथ बात दूध की कीमतों की भी कर लेते हैं। वेरका और अमूल दोनों बड़ी फर्म हैं और दोनों ने 2-2 रुपए प्रति लीटर के पीछे कीमतें बढ़ाई हैं। इसमें भी कोई जंग का असर रहता है? देखिए जंग का तो क्या, गुजरात की जो अमूल है, अमूल ने भी 2 रुपए दूध बढ़ाया है और सेम वेरका ने बढ़ाए हैं। देखिए जो लागत है वो लगातार, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है। दूध मतलब आपको देखिए कि कैटल फीड पीछे महंगा हुआ था,
ठीक है। इसके अलावा लगातार कैटल फीड के अलावा भी और जो चीजें हैं डेयरी फार्मिंग से जुड़ी हुई उनमें महंगाई देखने को मिली है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि कीमतें तो बढ़नी थी, 2 रुपए बढ़ाया गया है। हर एक चाहे फुल क्रीम हो, स्टैंडर्ड टोन, सभी के दाम बढ़े हैं। और गर्मियों की शुरुआत से पहले ये दाम मतलब हर बार अपन देखते ही हैं कि आधा रुपया 1 रुपया बढ़ते हैं, पर अब की बार 2 रुपए बढ़े हैं, थोड़ी बड़ी बढ़ोतरी है। तो इससे पहले भी पंजाब सरकार ने 1 मई को बढ़ोतरी की थी, और अब आप देखिए कि दोबारा बढ़ोतरी हुई है और 2 रुपए वेरका ने बढ़ाए हैं, अमूल ने बढ़ाए हैं, और बाकी देश के मदर डेयरी वगैरह और जितने भी अलग अलग जगहों पे डेयरियां हैं, सब ने कहीं ना कहीं 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की है दूध में। जी जी। और इसी के साथ अगर बात ईडी की करें तो ईडी आज लुधियाना में सक्रिय नजर आई। बहुत सारे कारोबारियों पर ईडी की रेड एक बार दोबारा से पड़ी है। कैसे देखते हैं इसको? अभी मतलब जैसे पॉलिटिशियन तो है ही है, उसके साथ अभी जो कारोबारियों पर ये ईडी की रेड हो रही है, इसको भी 2027 के लिए ही प्लानिंग के तहत देखें, या फिर इसके पीछे कोई रियल कारण भी हो सकते हैं कि भाई कोई टाइम का इसके साथ कोई लेना देना नहीं? तो देखिए, बड़ी सीधी सी प्लानिंग रहती है। पूरे देश को इनकी बातों का पता ही है, पर कोई बोलने वाला हो पंजाब में बोलने ये बात उठाई जानी चाहिए कि अभी 2 महीने जो ईडी की रेड चलेगी, वो बेसिकली बनिया कम्युनिटी और अरोड़ा खत्री कम्युनिटी के जो एलीट लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनके ऊपर चढ़ेगी। आज आप देखिए कि किन को टारगेट किया गया। आज हीरा सचदेवा को टारगेट किया गया, ठीक है। इसके अलावा और भी 3 कारोबारी बताए जा रहे हैं, उनको भी टारगेट किया। 25 दिन पहले संजीव अरोड़ा के वहां पे रेड हुई थी। तो मतलब हीरा सचदेवा हो या फिर और जो ऐसे लोग हों बनिया कम्युनिटी के या फिर अरोड़ा खत्री कम्युनिटी के, उनको ये टारगेट करेंगे। ये देखिए, एलिट्स को टारगेट करने का इन दोनों कम्युनिटीज का उनका ये है 6 महीने पहले इलेक्शन से, 6-7 महीने पहले, कि ताकि 2 महीने इनको टारगेट करें और कोई बड़े केस नहीं बनाएंगे, छोटे केस बनाएंगे। और पूछताछ के लिए जब उनसे जब पूछताछ होगी, जब ये बोलेंगे कि देखो हमने तो तुम्हारा छोटा सा केस बनाया, हमारे पास तुम्हारे बड़े मामले भी मौजूद हैं, क्योंकि बिजनेसमैन के आपको पता ही है कि बिजनेसमैन की कमियां तो होती हैं। और तो फिर वो बिजनेसमैन बेचारा सेटिंग करने के लिए घूमेगा और बीजेपी से सेटिंग करेगा। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है कि जिस सूबे में चुनाव होते हैं वहां पर ईडी को 6-8 महीने पहले सक्रिय कर देते हैं। शुरुआत में बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, उसके बाद नेताओं को टारगेट किया जाता है। तो अभी जो व्यापारी वर्ग है पंजाब का, उसको ईडी लगातार टारगेट करेगी। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।